जो आजकल बहुत कॉमन कारण है वो है फ्रोज़न शोल्डर। तो जो फ्रोज़न शोल्डर है, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आंचल। आई वर्क एज अ पेन फिजिशियन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शोल्डर पेन, कंधे का दर्द। तो शोल्डर पेन जो है, शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ, इसकी अनाटमी है, जो इसकी बनावट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। और शोल्डर जॉइंट क्योंकि हमारी डेली बेसिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें दर्द होना हमारी डेली बेसिक एक्टिविटीज़ ही लिमिट कर देता है। तो आज हम कुछ कॉजेज़ डिस्कस करेंगे शोल्डर पेन के, और कैसे हम डायग्नोज करते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो कॉजेज़ क्या हैं? पहला कॉज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर में दो जॉइंट्स होते हैं, एक्रोमोक्लैविकुलर जॉइंट जो पीछे की बोन और आपकी कॉलर बोन के बीच में जॉइंट होता है, और जो बड़ा ग्लिनोहेमोरॉयल जॉइंट जिसे कहते हैं, बड़ा शोल्डर का जॉइंट होता है। अब आर्थराइटिस होता क्या है? जो हमारी एक कार्टिलेज होती है, जो एक कुशन की तरह एक्ट करती है, वो थिन पतली होने लगती है, और पतली होते होते वो फिर फट जाती है। तो उसके वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होती है। अब आर्थराइटिस में सबसे पहले इंटरमिटेंट पेन रहता है, बीच बीच में कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से आपको पेन हुआ, और फिर धीरे धीरे वो क्रॉनिक पेन बन जाता है, और फिर उसके बाद स्टिफनेस शुरू हो जाती है। ये किसी भी आर्थराइटिस में ऐसे ही होता है। तो शोल्डर जॉइंट में भी पहले इंटरमिटेंट पेन, फिर लंबे समय तक रहने वाला और हर समय रहने वाला पेन, फिर स्टिफनेस। तो ये आर्थराइटिस के कारण है। फिर आपको धीरे धीरे रात में सोने में भी दिक्कत होती है। जब आप उस शोल्डर पर लेटते हैं तो आपको वो दर्द होता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक इनका कारण है। फिर दूसरा कारण होता है रोटेटर कफ की पैथोलॉजी होना। अब रोटेटर कफ क्या है कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इसमें से जो बड़ा जॉइंट है, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी मसल होती है, जो 4 मसल्स को बनाकर बनती है, और उसका जो टेंडन है, जिस तरह से वो मसल हड्डी पर जुड़ती है, उसे टेंडन कहते हैं। तो मसल में या टेंडन में कोई भी प्रॉब्लम आने से उस रोटेटर कफ पैथोलॉजी हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? या तो आपका रोटेटर कफ टियर हो सकता है, कहीं से फट गया है वो, या फिर टेंडनाइटिस जिसे हम सूजन कहते हैं वो हो सकता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले आपको रात में दर्द शुरू होता है, और फिर पेन धीरे धीरे क्रॉनिक बन जाता है। तो शुरुआत में जो ये दर्द है वो कम फील होता है, लेकिन जब ये रेंज ऑफ मोशंस को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले ये अफेक्ट करता है अपने शोल्डर के ऊपर जो जॉइंट मूवमेंट जाती है उसको अफेक्ट करता है। तो हमें पता चलता है कि ये इस रोटेटर कफ की पैथोलॉजी की वजह से ये पेन हो रहा है। ये है दूसरा कारण। फिर तीसरा कारण होता है बाइसेप्स टेंडनाइटिस। अब बाइसेप्स, सबने मसल सुनी है कि हमारे बाइसेप्स मसल होती है। तो जो लोग जिम में ओवरवर्क करते हैं, वेट ज़्यादा उठाते हैं, तो ये बाइसेप्स जो हमारी हड्डी से जुड़ती है, तो वो टेंडन फॉर्म में जुड़ती है। तो उस टेंडन में सूजन आ जाती है, तो वो शार्प एंटीरियर पेन की तरह फील होता है। वो दर्द की तेज़ दर्द आगे के हिस्से में हो रहा है, और इस मोमेंट में ज़्यादा पेन हो रहा है। और जब हम उस एरिया को छूते हैं तो पेनफुल टू टच भी होता है वो एरिया। ये थे इसके 3 कारण। फिर चौथा जो आजकल बहुत कॉमन कारण है वो है फ्रोज़न शोल्डर। तो जो फ्रोज़न शोल्डर है उसको मेडिकल भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। तो जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है उसमें एडिशंस हो गए हैं। तो ये फीमेल्स में जो हाउसवाइफ्स हैं, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में ये बहुत कॉमनली देखा गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक्सटर्नल रोटेशन, जो बाहर जब आप शोल्डर मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट पहले अफेक्ट होती है। फिर धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती है तो ओवरहेड अबडक्शन जिसे कहते हैं, बाहर निकलने वाला मूवमेंट, वो अफेक्ट होता है। फिर धीरे धीरे आप हाथ अंदर भी नहीं घुमा सकते। और ये जो मूवमेंट, जब आप किसी भी जॉइंट के अराउंड जब आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हो ना, तो वो स्टिफनेस करता है। तो फ्रोज़न शोल्डर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और फिर आपकी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कंघी करना, वो भी तक लिमिट हो जाती हैं। तो ये इसका चौथा कारण था। 5वां कारण इसका क्या होता है शोल्डर जॉइंट पेन का? बर्साइटिस। अब बर्सा क्या होता है? बर्सा, जो हमने अभी टेंडन्स डिस्कस किए, उसके बीच में होने वाला एक कुशन को नॉर्मल बर्सा कह देते हैं। तो वो फ्रिक्शन जो होती है उसको उससे बचाता है टेंडन्स को। लेकिन जब उसकी सूजन हो जाती है
तो भी शोल्डर में पेन की तरह ही परसीव होता है और शोल्डर के आसपास होने वाली मूवमेंट्स को अफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट कॉज है इसका इंजरी या ट्रॉमा। जैसे हम भागते भागते या चलते हुए गिर गए, शोल्डर के भार में गिर गए, तो कोई फ्रैक्चर हो जाना, एक्यूट या फिर टेंडन रप्चर हो जाना, इसे पोस्ट इंजरी चेंजेस कहते हैं, जिसमें सूजन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। या फिर फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली एक्सरे में हमें वो टूटी हुई बोन की तरह दिखाई देगा, तो ये पोस्ट इंजरी भी इसका एक कारण हो सकता है शोल्डर पेन का। फिर ये जो हमने कुछ कारण डिस्कस किए, ये शोल्डर जॉइंट में होने वाली प्रॉब्लम से होने वाले कारण थे शोल्डर जॉइंट के। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी लिंक्ड है दूसरे ऑर्गन से भी, तो दूसरे ऑर्गन में होने वाली पैथोलॉजी भी शोल्डर पेन का कारण होती है। इसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं, कि वहाँ पेन नहीं है लेकिन रेफ़र होकर दूसरी जगह से आ रहा है। तो जैसे हार्ट का पेन है, वो भी शोल्डर में जा सकता है, या फिर शोल्डर जॉइंट की तरह सिर्फ रिसीव हो सकता है। हमारे लंग्स हैं, लंग्स की कवरिंग होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, उसमें सूजन से भी शोल्डर में पेन हो सकता है। हम जिसे सांस लेते हैं, जो हमें सबसे बड़ी मसल है जिसे सांस लेते हैं, जिसे डायफ्राम कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम से शोल्डर पेन हो सकता है। तो ये सारे कारणों के वजह से हमें रेफर्ड पेन फील हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होना। कई बार नेक में प्रॉब्लम होती है तो भी वो शोल्डर जॉइंट में जाके, क्योंकि एक बड़ी मसल सर्वाइकल स्पाइन से शोल्डर जॉइंट और नीचे तक आती है, तो नेक सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम भी शोल्डर जॉइंट में एज अ रेफर्ड पेन जा सकती है। तो ये सारे कारण थे शोल्डर में। क्या कारण डायग्नोसिस, जब आप पेन फिजिशियन के पास आते हैं अपने क्रॉनिक शोल्डर पेन के लिए, तो हम हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि आपके केस में कारण क्या हो सकता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ पेन, कितनी डिसेबिलिटी अभी है, दूसरे कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट्स है, शोल्डर का पेन सिर्फ एक तरफ है या दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, और जो मोशन रिड्यूस हुई है वो कितनी रिड्यूस हो गई है। तो इसी तरह फिज़िकल एग्जामिनेशन में जैसे कि टेंडरनेस, छूने पे टच होना, छूने पे पेन होना, और जो रिस्ट्रिक्शन है रेंज ऑफ मोशन की, वो हमें हेल्प करती है डायग्नोज करने में कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सरे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। लेकिन जो मेन डायग्नोसिस है जो शोल्डर पैथोलॉजीज़ का बनता है वो MRI से बनता है। तो MRI इज़ अ करेक्ट वे टू डायग्नोज शोल्डर पैथोलॉजी। अब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए मिलने के लिए? जब आपका पेन क्रॉनिक हो गया, आपको हर रोज़ पेन किलर लेना पड़ रहा है या हर ऑल्टरनेट डे पेन किलर लेना पड़ रहा है, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो तैयार होना, सोना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो इट्स अ टाइम कि आप अपने पेन फिजिशियन से मिलें। फिर जो हमने कॉजेज़ डिस्कस किए, अब उनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। जब तो एक्यूट फेज़ है, जैसे आप चोट लग गई है, मसल्स में सूजन है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन कम करने वाली दवाइयाँ और मसल रिलैक्सेंस हेल्प कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में फ़िज़ियोथेरेपी भी हेल्प कर सकती है। लेकिन जब मेडिकेशंस और फिज़ियोथेरेपी से आपको आराम नहीं मिल रहा है, या फिर फिज़ियोथेरेपी आप कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ पेन इतना ज़्यादा है, तो शोल्डर में जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे फ्रोज़न शोल्डर है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, उसमें हम अल्ट्रासाउंड से डायरेक्टली उस कैप्सूल को देखते हैं, उसकी एडहेशंस को देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से डायरेक्टली उस कैप्सूल के नीचे नीडल रखी जाती है और मेडिसिन इंजेक्ट करते हुए एडहेशंस को ब्रेक होते हुए देखा जाता है, तो आपको तुरंत आराम आ जाता है। फिर जैसे आर्थराइटिस है, उसके लिए शोल्डर जॉइंट्स में इंजेक्शंस हेल्पफुल हैं। फिर जो एक नेक्स्ट थेरेपी होती है हमारी PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें आप ही का ब्लड लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो पीला खून है वो निकाल के ग्रोथ फैक्टर्स के साथ वो ऑलरेडी मिक्स हो जाता है एक पर्टिकुलर ट्यूब में डालने की वजह से, वो हम उन जगह पर इंजेक्ट करते हैं। जैसे रोटेटर कफ में टीयर है, उस टीयर में डायरेक्टली वो इंजेक्ट किया जाए तो वो सील हो जाता है, या फिर वो सूजन के ऊपर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए तो सूजन कम हो जाती है। तो ये PRP थेरेपी हम यूज़ करते हैं जब कुछ ऐसे कॉजेज़ निकल के आते हैं जिसमें वो हेल्पफुल हो सकता है। फिर एक और ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहा जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में जो आपकी नस है, जैसे कि आपको इतना सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि आपकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है या फिर आप सर्जरी कराना नहीं चाहते, तो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में हम लोग वो जो मेन नस है
जो आर्थराइटिस में दर्द का कारण बनती है, उसमें हम उसको हीट थेरेपी देते हैं, तो जिसकी वजह से पेन का फील होना कम हो जाता है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और PRP है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप मेरी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और फिर अगर सब कुछ हो गया और किसी चीज़ में भी हेल्प नहीं मिल रही, तो इसका लास्ट रिजॉर्ट टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होता है, जो सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस में हेल्प कर सकता है। आप इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।